बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योग्राफी सीरीज के एक और वीडियो में। और हम ब्रह्मांड के विषय में समझ रहे थे। इसमें अब तक हमने समझा है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति किस तरह से हुआ और फिर स्टार कैसे बना तारा का निर्माण किस तरह से हुआ। इसके बाद हमने ये चीज समझा था कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य का स्थिति किस तरह से है, और सूर्य के चारों ओर चूंकि बहुत सारे ग्रह उपग्रह बाकी अन्य आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, और इन सभी चीजों को मिलाकर के सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। इस सोलर सिस्टम में जो सूर्य का द्रव्यमान है, जो सन का मास है, वो सबसे ज्यादा है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्लैनेट के बारे में, ग्रह के बारे में। देखिए, ग्रह के बारे में अगर हम समझे तो एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर एस्ट्रोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। उन्होंने 2006 में ग्रह का परिभाषा दिया। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, इन्होंने ग्रह का क्या दिया, परिभाषा दिया। इस परिभाषा में सबसे पहला जो चीज बताया ग्रह के बारे में, वो ये बताया कि उसके पास एक निश्चित उनका कक्षा होना चाहिए, उसका ऑर्बिट होना चाहिए। पहला चीज, एक निश्चित कक्षा होना चाहिए, निश्चित कक्षा। जितने भी ग्रह है, ये सभी ग्रह क्या करते हैं कि सन के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी आकाशीय पिंड को ग्रह की कैटेगरी में तभी रखा जा सकता है जब उसके पास एक निश्चित कक्षा हो, एक फिक्स ऑर्बिट हो। जब तक उसके पास फिक्स ऑर्बिट नहीं होगा तब तक उस आकाशीय पिंड को हम ग्रह की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। दूसरा चीज, उन्होंने ये कहा कि उसके पास एक निश्चित द्रव्यमान भी होना चाहिए, एक निश्चित द्रव्यमान हो। मतलब एक निश्चित द्रव्यमान इसलिए होना जरूरी है क्योंकि कोई भी पिंड सूर्य के चारों ओर तभी चक्कर लगा सकता है जब सूर्य और उस पिंड के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बैलेंस स्थिति में रहे। अगर ग्रह के पास द्रव्यमान ही नहीं होगा तो वो सूर्य के साथ बेहतर तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, जिसके वजह से सूर्य के चारों ओर उसका चक्कर लगाना संभव नहीं हो पाएगा। तो दूसरा कंडीशन जो रखा गया वो ये कि उस ग्रह के पास एक निश्चित अमाउंट ऑफ मास होना चाहिए। उसके बाद ही क्या कर सकता है कि वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में घूम सकता है। इसमें एक कंडीशन और रखा गया कि उसके पास ये क्षमता होना चाहिए कि उसके कक्षा में अगर कोई क्षुद्र ग्रह या कोई छोटे छोटे आकाशीय पिंड आ जाता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या तो वो खींच करके अपने में मिला ले, या फिर उसको कुछ प्रक्रिया के द्वारा उसको अपने कक्षा से बाहर कर दे। यानी कि अगर हम ये देखें तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अगर कोई आकाशीय पिंड या फिर कोई ग्रह, ग्रह तो नहीं कह सकते हैं, उपग्रह या उल्का पिंड किसी ग्रह के कक्षा में आते हैं तो उस ग्रह के पास इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं कि उस ग्रह को अपने कक्षा से बाहर कर सकते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन जो है, उन्होंने यही 3 बातें बताया कि अगर किसी भी आकाशीय पिंड के पास ये 3 शक्ति है, 3 क्षमता है, और अगर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रह है। 2006 से पहले ऐसा माना जाता था कि 9 ग्रह है, और जो 9वां ग्रह था वो कौन था, वो था प्लूटो। प्लूटो को इसी बैठक में क्या किया गया कि ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ग्रह की कैटेगरी होने के जो ये संभावना बताया गया था, ये क्राइटेरिया बताया गया था, इस तीनों संभावना में से एक संभावना को प्लूटो फुलफिल नहीं करता था। ये दूसरे ग्रह का जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें प्रवेश कर जाता था। तो वर्तमान समय में
जो हमारे सौर मंडल है, सौर मंडल में ग्रह की संख्या कुल मिलाकर के 8 है, प्लैनेट की संख्या 8 है, जिनमें कि जो सूर्य के सबसे करीबी प्लैनेट है वो है बुध, बुध के बाद शुक्र, और फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कुल मिलाकर के 8 ग्रह है। इन 8 ग्रह को हम लोग अब अलग अलग से समझेंगे। अगर हम इन ग्रह की बात करें सूर्य से दूरी के क्रम में, तो सबसे पहले नंबर आता है बुध का, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह कुल मिलाकर के हमारे सोलर सिस्टम में है, हमारे सौर मंडल में है, सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में। यानी कि बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है, और वरुण ऐसा ग्रह है जो बुध से सबसे दूर में स्थित है। इनमें से जो ये 4 ग्रह है इसको कहा जाता है पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो ग्रह है ये चूंकि ठोस रूप में पाए जाते हैं और इसको कहा जाता है पार्थिव ग्रह। और ये जो बाकी ग्रह है इसको कहा जाता है बाह्य ग्रह, क्योंकि ये बाहर में है। और इनमें से अधिकांश ग्रह क्या है, गैस की अवस्था में या फिर बहुत दूर होने की वजह से, खास करके जो अरुण और वरुण है ये सूर्य के टेम्परेचर यहां तक पहुंच नहीं पाता, जिसके वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है। अब देखिए जितने भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि जो ग्रह है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ही हैं, साथ में अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह कुल मिलाकर के 2 तरह के मूवमेंट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो अगर ये सन है तो ग्रह क्या करते हैं कि सन के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और ये अगर हम मान ले कि ये हमारा पृथ्वी है, तो ये ग्रह क्या करते हैं कि सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर 2 तरह का होता है। एक चक्कर तो ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पर लगाते हैं। और दूसरा चक्कर ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर लगाते हैं। यानी कि जितने भी ग्रह है उनमें 2 तरह की गति देखा जाता है। एक गति को कहा जाता है घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति, घूर्णन या परिभ्रमण गति। और दूसरे को कहा जाता है कौन सा, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। इसको नाम दिया जाता है रोटेशन, रोटेशनल मोशन। और इसको नाम दिया जाता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। इसका घूर्णन का मतलब हो गया कि अपने अक्ष पर, अपने अक्ष के चारों ओर जो ग्रह है, ग्रह अगर अपने अक्ष के चारों ओर अगर हम गति करता है तो उस गति को कहा जाता है कौन सा गति, घूर्णन गति या फिर परिक्रमण गति। और अगर ग्रह सूर्य के चारों ओर जो एक ऑर्बिट बना हुआ है, जो एक कक्षा बना हुआ है, उस कक्षा पर गति करता है, तो उस गति को नाम दिया जाता है कौन सा गति, परिक्रमण गति। और इसका मतलब हो गया सूर्य के चारों ओर गति। सूर्य के चारों ओर गति। तो कुल मिलाकर के जो हमारा
ग्रह है, ये ग्रह क्या करते हैं कि दो तरह की गति करते हैं, एक परिक्रमण गति और एक परिभ्रमण गति। अब हम अलग अलग ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं और ये ग्रह हम लेंगे सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में। तो सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में जो हमारा पहला ग्रह होता है वो है बुध, मर्क्यूरी। तो हमारा जो पहला ग्रह है वो कौन सा है, वो है बुध। बुध, मरकरी। अगर हम बुध की बात करें तो सबसे पहले हमें एक चीज याद में रखिएगा कि मरकरी सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है मरकरी। और दूसरा कि सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी ही है। मरकरी बुध के सबसे करीब का ग्रह है और सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह है। एक चीज ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होते जाता है उनके कक्षा का आकार, उनके ऑर्बिट का आकार बढ़ते चला जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि उसका जो परिभ्रमण गति है या परिक्रमण गति है, सूर्य के चारों ओर करने वाले गति का जो समय अवधि है वो समय अवधि बढ़ता चला जाता है। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो ये जो सूर्य का परिक्रमा है, सूर्य का परिक्रमा जो हमारा बुध है, ये सूर्य का परिक्रमा मात्र 88 दिन में करता है। बुध सूर्य का परिक्रमा करता है कितने दिन में, 88 दिनों में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो बुध है, बुध पर एक वर्ष में कितना दिन होगा, तो 88 दिन होगा। 88 दिन में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है सूर्य के चारों ओर। अब एक चीज और आपको देखना है कि ये जो ग्रह है इस पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल इस पर नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है, हमारे पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और इस वायुमंडल में विभिन्न गैस की मात्रा जो है एक निश्चित मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारे धरती पर जीवन संभव है। पर जो बुध ग्रह है, जो मरकरी है, मरकरी पर वायुमंडल है ही नहीं। इसके पीछे का क्या कारण है, सबसे पहले तो ये सूर्य के बहुत करीब है और सूर्य के बहुत करीब होने की वजह से इस पर जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत अधिक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने की वजह से ये इसके चारों ओर वायुमंडल का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य क्या करते हैं कि इसके वायुमंडल बनने ही नहीं देते हैं। पर पृथ्वी बुध की तुलना में सूर्य से दूर है और इस वजह से पृथ्वी पर हमें वायुमंडल देखने को मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ का जो दैनिक तापांतर है, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब कि दिन का अत्यधिक तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के समय में होता है और रात के समय में किसी भी ग्रह पर तापमान कम हो जाता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। इस ग्रह का जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हम कहते हैं कि किस ग्रह का तापमान सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक तापमान बुध का नहीं है बल्कि शुक्र का होता है। पर दैनिक तापांतर की जब बात आता है तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किसका है, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है किसका, तो बुध ग्रह का है। सॉरी, बुध, वो वाला बुध लिख दिए, बुध, ये वाला मरकरी।
और एक चीज और ध्यान में रखिए कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं होने के पीछे का भी कारण सूर्य से काफी करीब इनका स्थिति का होना है। सूर्य से बहुत करीब स्थिति होने की वजह से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसके चारों ओर कोई उपग्रह बनने ही नहीं देता है। तो ये कुछ फैक्ट था जो किससे संबंधित था, बुध ग्रह से संबंधित था। अब हम समझते हैं सूर्य से जो दूसरा सबसे करीबी ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र के विषय में दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र। शुक्र वीनस। वीनस तो अगर हम वीनस की बात करें तो दूरी के दृष्टिकोण से सूर्य से बढ़ते दूरी के दृष्टिकोण से दूसरा सर्वाधिक ग्रह नहीं, सूर्य के दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य के दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, शुक्र है, वीनस है। अब देखिए एक चीज और समझिए कि ये पृथ्वी के भी सबसे नजदीकी ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक। ये केवल सूर्य से ही सबसे नजदीक नहीं है बल्कि पृथ्वी के भी सबसे नजदीकी ग्रह है। हालांकि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी दो ग्रह के बीच में है, एक इधर से शुक्र और मंगल। पर इन दोनों ग्रहों में से जो सबसे करीबी ग्रह है वो है कौन सा, शुक्र ग्रह। और शुक्र को एक चीज ध्यान में रखिए कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, नहीं जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। जुड़वा बहन किसका, पृथ्वी का। इसके पीछे का क्या कारण है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका आकार लगभग पृथ्वी के जैसा है और इसका जो घनत्व है, घनत्व भी पृथ्वी के जैसा है। आकार, घनत्व और व्यास, आकार, घनत्व, साइज, डेंसिटी और इसका जो व्यास है, रेडियस, वो पृथ्वी के बराबर है या पृथ्वी के आसपास है, पृथ्वी के जैसा ही है। इस वजह से इस ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। देखिए हमारे पृथ्वी से देखने पर सबसे चमकीला जो ऑब्जेक्ट आकाश में दिखाई देता है सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा और चंद्रमा के बाद आकाश में जो ग्रह या जो आकाशीय पिंड सबसे चमकीला दिखाई देता है वह है कौन सा, वह है शुक्र, वह है शुक्र। देखिए चूंकि सूर्य एक स्टार है, सन है और इसके अंदर एक घटना होता है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में सूर्य से बहुत ज्यादा ऊष्मा और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस वजह से सूर्य हमें चमकीला ग्रह के रूप में दिखता है। पर अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी के एक सैटेलाइट है, उपग्रह है और पृथ्वी के करीब होने के वजह से ये सन के रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और सन की रोशनी रिफ्लेक्ट होने की वजह से चंद्रमा हमें चमकीला दिखाई देता है। पर जो शुक्र है, जो वीनस ग्रह है, वीनस ग्रह का जो एल्बिडो है ये सर्वाधिक है। एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो का मतलब होता है कि किसी भी सतह पर जब लाइट पड़ता है, जब रोशनी पड़ता है
तो उस सतह के द्वारा कितना लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, कितना लाइट को उत्सर्जित किया जाता है। तो जो शुक्र का एल्बिडो है वो 0.7 है, और 0.7 होने की वजह से ये आकाश में बहुत ही चमकीले ग्रह के रूप में दिखाई पड़ता है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि शुक्र का जो लाइट प्राप्त होता है, जो रोशनी प्राप्त होता है, वो बुध से कम प्राप्त होता है, क्योंकि बुध पृथ्वी के काफी करीब है, और जो वीनस है वो बुध की तुलना में सूर्य से दूर है। पर इसका एल्बिडो इतना ज्यादा होता है कि इसके एल्बिडो की वजह से ये एक चमकीले ग्रह के रूप में या चमकीले आकाशीय पिंड के रूप में हमें दिखाई देता है। बाकी चीजों में देखें तो एक और कारण है कि जो इसका वायुमंडल है, शुक्र के जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, और CO2 गैस में ये क्षमता होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर पृथ्वी पर जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होता है, भूतापन की बात होता है, तो उसमें हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ये क्या करते हैं कि हीट को ट्रैप कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है। और चूंकि जो वीनस है, जो शुक्र है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसे गैस की अधिकता है, इस वजह से ये क्या करते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह के रूप में भी वीनस को जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा है। एक बात और ध्यान में रखिए कि जिस तरह से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ये दो ऐसे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास कोई उपग्रह है ही नहीं, और इनके पीछे की जो कारण है वो कारण है कि ये सूर्य से काफी करीब है, और सूर्य के करीब होने की वजह से इन दोनों ग्रह पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। और चूंकि उपग्रह का जो साइज होता है, सैटेलाइट का जो साइज होता है, वो क्या होता है कि किसी भी ग्रह की तुलना में छोटा होता है, तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इनके सैटेलाइट को अपने ओर खींच लेते हैं। इस वजह से इन दोनों ग्रह में सैटेलाइट नहीं है। तो सोलर सिस्टम के दो ग्रह को हमने समझा, जिनमें कि सबसे पहले बुध यानी कि मर्क्यूरी के बारे में, और दूसरा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के बारे में। आगे हम सोलर सिस्टम के जो बाकी ग्रह है उन ग्रहों के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।